सबसे पहले बात करेंगे पीएसयू बैंक्स को लेकर के, या पीएसयू बैंक्स पे पहले तो आप बताइए तपन सर, क्या व्यू है आपका अभी? क्या मतलब एक कमेटी तो बैठाई गई है कल, कि उसका जिक्र हुआ, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है पीएसयू बैंक में, क्या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी? बहुत लोगों को लग रहा था कंसोलिडेशन को लेकर के शायद कोई एक स्टेटमेंट ही सही इस पर, मतलब थोड़ी डिटेल में बातचीत होती तो शायद बैंक शायद ज़्यादा खुश होते। आपका व्यू क्या है और पीएसयू बैंकों को लेकर के गिरावट क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? बिल्कुल जी, जैसे आपने बताया कि कंसोलिडेशन हो या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाए जिससे पीएसयू की बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन हो, वैसे कोई बात ही नहीं हुई। एक्चुअली पीएसयू का नाम ही नहीं आया था, तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर टाइम बजट में एक्सपेक्टेशन पीएसयू के लिए अच्छी खासी होती है। लेकिन अभी पीएसयू का एंगल अगर हम देखें फंडामेंटली, मैं बोलूंगा तो आप देखिए कि जो 1.5 साल पहले ये कुछ 0.6 या 0.8 के प्राइस टू बुक वैल्यू में सब अवेलेबल थी, अभी अराउंड पॉइंट अभी 1.4 या उसके आसपास अवेलेबल है, यानी ये स्टॉक्स अभी ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। अब प्राइवेट बैंक्स पे पहले है ना अराउंड 3.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे थे, अभी वो 2.5 के आसपास मिल रहे हैं, यानी जो वैल्यूएशन गैप था पीएसयू और प्राइवेट बैंक का वो काफी हद तक 1 प्राइस टू बुक वैल्यू हो चुका है, और वो उतना रहेगा। प्राइवेट बैंक हमेशा थोड़ा प्रीमियम में चलेंगे कंपेयर टू पीएसयू बैंक। तो मुझे लग रहा है कि यहां से पीएसयू बैंक का जो 1.5 साल में जो ग्रोथ थी वैसी ग्रोथ वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी। स्टॉक प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, और एनपीएस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास आके रुक गए। यहां से स्टेडी ग्रोथ होंगे, तो मैं पॉजिटिव हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर रहा हूं। इसमें मुझे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है, इवन कैनरा बैंक अच्छा है, लेकिन ग्रोथ आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रख के चलना है। अदरवाइज प्राइवेट बैंक भी अभी उस लेवल पे आ रहे हैं जहां आप देखने लगे, तो पहले जो ठीक, डिफरेंस था वो कम हो गया, तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तीन बैंकों के नाम आपने बताया, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपके पसंदीदा बैंक क्या है और क्या लेवल, क्या मतलब उस पर आपकी राय है? और ये तीनों बैंकों पे ही मैं लिख करके रखा हुआ था कि लेवल्स आपसे लूँगे। तो प्रदीप सर जरा इसके लेवल्स बताइए, क्या करना चाहिए? और ओवरऑल कल जो अनाउंसमेंट नहीं हुई उसका जो गिरावट है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या आप अपनी बास्केट से पीएसयू बैंक को हटा रहे हैं? जी। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 महीने से हमने देखा लगातार एक अप ट्रेंड इंटायर पीएसयू बैंक पे। एंड जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार भाग रहा था, पीएनबी, कैनरा बैंक, एंड मैंने एक चीज आपको बताया था कि आई विल नॉट चेंज माय स्टेटमेंट नेक्स्ट 6 मंथ, उसमें से 3 महीना 4 महीना हो ही गया है। अब एक बात देखिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया था, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल सा हेल्दी करेक्शन यहाँ पे होगा। मैं अभी भी फॉर टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि इंडियन बैंक अगर हम देखेंगे, पहली बार आपके चैनल में आइडेंटिफाइड हुआ था ऑलमोस्ट 560 570 के जोन से, वो ऐसे कितना अप चला। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे सारे बैंक ही अच्छा लग रहा है। फिलहाल अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बाई करना है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि मार्केट का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है अभी। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहता तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और मैं देखने को मिल सकता है। अगर करेंट जोन से मैक्सिमम 7 to 10% करेक्शन होता है इंटर द कैनरा बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आपके लिए बहुत ही एक फेयर वैल्यूएशन हो जाएगा, बाई करने का अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, सिंपल बने रहिए, और अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो तो थोड़ा और नीचे आने के लिए वेट कीजिए, स्टैगर मैनर पे बाई कीजिए, एंड 1.5-2 साल का व्यू रख के आप होल्ड कीजिए। देन आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट आप बना पाओगे मार्केट में जी। ठीक। अच्छा, बहुत सारे दर्शक हमारे जो है ना, बहुत सारी सलाह मुझे दे रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। श्रीनिवास जी कह रहे हैं मुलेठी वाला मीठा पान खाने से गला ठीक हो जाएगा। आप सबके बेनिफिट के लिए, इतनी हेल्प के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सर। एक कह रहे हैं सर आप हनी टच की गोली खा लीजिए। जी बिल्कुल जी। थैंक यू देख, जी। आपको रखना चाहिए खुद का हेल्थ के बारे में, मतलब आप हाँ, मतलब सुनने में भी कितना लग रहा है, मतलब कितना मेहनत आप कर रहे हो अभी दिखाई दे रहा है, बट प्लीज टेक केयर योर हेल्थ। नहीं नहीं सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन ठीक है, बजट का दिन वैसे ही बड़ा होता है, तो ठीक है, बाद में देख लिया जाएगा थोड़ा सा अवकाश वगैरह। चलिए अभी सर जब हम मेटल पे आते हैं, और मेटल में जिस तरीके से सोने चांदी टूटा, कॉपर में टूटा, तो यहाँ पर भी गिरावट रही, लेकिन आज रिकवरी है। शुरुआत करना चाहेंगे हिंदुस्तान कॉपर के साथ।
हिंदुस्तान कॉपर में आप क्या करें आज, मतलब अब 600 के आसपास स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तपन सर, क्या व्यू है आपका हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के? 2.25% की गिरावट, मजबूती आज देखने को मिल रही है। मैं काम करता हूँ, फंडामेंटल व्यू आपसे लेता हूँ, टेक्निकल चार्ट के लिए प्रदीप सर के पास जाता हूँ। तो अभी कॉपर को लेकर के और डाउन साइड देख रहे हैं, हालांकि एक तरफा रैली तो रही थी, क्योंकि बहुत लोग जो ऊपर के लेवल पे लिए हैं वो वेट कर रहे हैं। क्या लेवल रहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी कॉपर को लेकर के तपन सर? हिंदुस्तान कॉपर के पहले मैं आप विपुल जी, कल मैं ज्वाइन हुआ था आपके चैनल में, लेकिन अरे लेट मुझे हुआ पता था। है सर, वो लेकिन पहले मुझे करना था, लेकिन मेरे गले की हालत सुबह से लगातार बैठे बैठे ना वो हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो उस समय जो है आपके साथ ज्वाइन हो नहीं पाए। जी सर। लेकिन सर मैंने देखा काफी कमांडेबल जॉब था सर। बहुत डिफिकल्ट होता है इतने घंटे तक नो एनालाइज करना, मैं समझ सकता हूँ। सो वेरी थैंक यू वेरी सर। कमांडेबल जॉब सर। थैंक यू सर। रिगार्डिंग कॉपर, कहते हैं ना कि यहाँ देखिए एट द एंड ये सभी स्टॉक, कॉपर ले लो, हिंदुस्तान कॉपर ले लो, हिंदुस्तान जिंक ले लो या स्टील ले लो, सिल्वर गोल्ड, ये सब बेस मेटल के प्राइस पे चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे जो चल रहा है। तो सर फंडामेंटल में पूछो तो अपने रेंज से तो बहुत आगे चला गया है ये सीरियसली बहुत ही पीक पे है। फंडामेंटल इस लेवल पे तो कोई चांस नहीं है कि आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बात करें इन सब स्टॉक की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये साइक्लिकल स्टॉक है जैसे हमें पता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि किस लेवल पे आप इन सब स्टॉक्स में एंटर कर रहे हो। 103 का पी है, अगर 103 का पी यानी किसी मेटल इंडस्ट्री का देखा नहीं हूं, मैक्सिमम मेटल का जाता है 15 या 20 या 25। 103 का पी है तो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तो मेरे हिसाब से कूल ऑफ होगा। और इसमें ज्यादा प्रदीप सर ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ टेक्निकल ज्यादा रहेगा कंपेयर टू फंडामेंटल। क्योंकि देखिए कॉपर इज न्यू ऑयल ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सर वो कुछ साल के बाद है, अभी के अभी उस प्राइस आप लोग ला नहीं सकते, और जो आ चुकी है तो काफी हद तक मेरे हिसाब से फंडामेंटल तो अभी एंटर करने की ना होगी। वीकनेस ही दिख रही है, टेक्निकल आई थिंक आई विल नॉट एबल टू गिव यू। जी चलिए, इस बीच जो है अमाला मैम भी हमारे साथ संपर्क जुड़ गया है। अमाला मैम, आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी? कॉपर पे भी आप व्यू दीजिए, और जिंक पर लेवल्स में चाहूँगा कि आप कॉपर के ज़रा बताइए, हिंदुस्तान कॉपर के क्या ये करेक्शन पूरी हो गई है? और जिंक पे, हिंदुस्तान जिंक पे प्रदीप सर ज़रा देखिए कि कहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है। पहले अमाला मैम जी। तो देखिए अभी हिंदुस्तान कॉपर 600 के आसपास है, अभी नहीं हुई है करेक्शन पूरी। ये आपको यहाँ से भी आप मान के चलिए कि 10-15% डिप है। अब जब आप ये समझ गए हैं तो आपको आंसर मिल गया है कि अभी नहीं खरीदना है, एवरेज करना है, अभी नहीं करना है, जस्ट वेट। थोड़े दिन के बाद में प्राइस वैल्यूएशन कंफर्ट आने लगेंगे, क्योंकि खरीदना तो हिंद कॉपर है, बट अभी नहीं। दैट इज दी कंफर्म थिंग। सो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट डोंट बाय नाउ। 10 से 15% तो कम से कम और डिप है, तो एक बार वापस से रिव्यू करेंगे जब इतना करेक्शन हो जाएगा। एंड होपफुली ड्यूरिंग दैट टाइम अगर एमसीएक्स से भी कुछ कंफर्मेशन मिल जाती है, मतलब ग्लोबल मार्केट से फॉर दैट, तो शायद इसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब खरीद लेना है। लेकिन 10-15% डिक्लाइन और तो पॉसिबल है। करंट लेवल से 10-15% और टूटेगा। जिनके पास है वो क्या बेच के निकल जाए, नीचे खरीदें, या फिर अभी होल्ड करके रखें, जब भाव आएगा तो एवरेज किया जाएगा 10-12% नीचे? बिल्कुल। अगर आप देखिए, अगर आप एक सही सलाह मुझसे सुनना चाहते हैं, अभी बेच लो। यही पैसा अगर आपका मतलब बहुत महंगी बाइंग नहीं है, तो अगर आप 3 महीने का ही व्यू देख रहे हो, तो 1 साल का नजरिया नहीं है, तो ही आप इसको बेच लो अभी के लिए। और वापस आपको ये कम से कम मतलब 10-15% तो करेक्ट होना है अभी, तो वहां पर आप चाहें तो दोबारा इन्वेस्टमेंट फ्रेश प्लान कर सकते हैं, जितना क्लोज हो सके 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास में। ये आपने अच्छा कहा। अगर आप मुझसे सही सलाह सुनना चाहते हो तो गलत सलाह कौन सुनना चाहता है मैडम? सभी यही चाहते हैं हमें सही सलाह ही सुनती दीजिए। नहीं, कई बार क्या होता है, ये वाली सलाह थोड़ी हार्ड हो जाती है। मतलब पीपल लाइक कि आपने तो ऐसे निकलने के लिए बोल दिया, लेकिन बताना पड़ेगा ना आपको। मतलब आई कांट से कि जो लाइक दैट। भावनाएं समझ गए मैम, है ना? तो भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। प्रदीप सर, हिंदुस्तान जिंक में बताइए सर, क्या करना चाहिए? एक तरफा रैली रही, अब जो करेक्शन आ रहा है, बीच में ऑफिस वाली खबर भी थी, उसकी वजह से भी थोड़ा सा करेक्शन आया था। अभी करंट लेवल पे क्या करने हिंदुस्तान जिंक में? बीच में बहुत चला था और हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। और आज सुबह सुबह ना हिंदुस्तान कॉपर एंड हिंदुस्तान जिंक दोनों काउंटर में ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से फिर से गोल्ड सिल्वर एंड इंटरनेशनल मार्केट पे अभी मैं देख रहा था कॉपर का प्राइस भी,
थोड़ा बहुत फिर से डेंट लगा है। सो इसीलिए ना ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो कहीं ना कहीं देखिए, अगर थोड़ा सा, क्योंकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, थोड़ा सा अगर हिंदुस्तान जिंक 610 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन एक बार आपको ना पुल बैक आते हुए दिखाई देंगे। बट वही है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा एक बार आप वेट कीजिए, और भी नीचे आपको लेवल मिलेंगे। जैसे ही स्टॉक 605 एंड 10 इसके ऊपर लेवल रजिस्टर्ड करेगा अगेन आपको मौका मिलेगा। बट अभी भी जो है सेलिंग प्रेशर खत्म नहीं हुआ है, 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा यहाँ पे सस्टेन हो जाए, और अगर गोल्ड सिल्वर में थोड़ा रैली अगर कम जिस तरीके से नीचे आ रहा है, थोड़ा भी अगर थोड़ा सस्टेन होता है तो फिर से हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को भी मिल सकता है। और जब शॉर्ट कवरिंग मूव आएंगे तो बहुत जोर से आ सकता है। मैं यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट करने का सलाह नहीं दूंगा, व्यू पॉजिटिव ही रखिए रादर देन सेलिंग, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो थोड़ा और नीचे खरीदने का सलाह रहेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करना खतरों से खाली नहीं है, तो इसीलिए शॉर्ट करने का सलाह नहीं रहेगा। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है यहाँ पर। फ्रेश बाई के लिए क्या लेवल बताया सर आपने, सुन नहीं पाए? देखिए 582 के आसपास का अभी हिंदुस्तान जिंक चल रहा है। आप एक बार 535 520 का जोन मैक्सिमम यहाँ पे आप बाइंग स्टार्ट करके जा सकते हैं। और अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन भी बना के जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है। स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। 2-4 दिन के अगर लिए व्यू अगर आप कोई भी बनाना चाहते हैं तो एक बार वेट कीजिए। मुझे लगता है बस भाई जो शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा था ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट एंड थोड़ा बहुत प्रेशर क्योंकि आ रहा है। सो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। जैसे ही आज डे का जो हाई है ये ब्रेक करेगा अगेन आपको एक शार्प रैली आते हुए दिखाई देंगे। ठीक सर। अच्छा, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मेटल पे, क्योंकि अब डिफेंस बाकी है अभी हमारा, और बहुत सवाल हमारे आए हुए हैं उसको लेके। सर सेल बता दीजिए सर, क्या करें? कई लोगों की टिप्पणी आई है। मैम टाटा स्टील देख लीजिए फटाफट, और डिफेंस की शुरुआत प्रदीप सर आपसे करेंगे। सर तपन सर, सेल? ठीक है, सेल ऑफ कोर्स नो, क्योंकि मेटल थोड़ा वीक है तो यहाँ भी थोड़ी वीकनेस रहेगी, और इस लेवल पे तो ऑफ कोर्स मेरी ना होगी क्योंकि मेटल प्राइसेस ना है। और जो ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखें तो ठीक था, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी हद तक फैक्टरिंग हो गया है फंडामेंटली, तो मेरी इस लेवल पे तो सेल में ना होगी एंटर करने के लिए। सेल में अभी एंट्री करने की सलाह नहीं। जिनके पास है क्या करें, वेट करें? वेट कीजिए, थोड़ा डाउन आने दो 15-20% फिर ही सोचे, अभी मत कीजिएगा। अभी मत लीजिए। मैम आपका व्यू टाटा स्टील? टाटा स्टील अभी 182 पर है। फ्रेश लॉन्ग नियर टू 160। उससे पहले थोड़ा सा रुक जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि अभी थोड़ा उसमें पुलबैक आएगा। चलिए, ये बात हो गई टाटा स्टील को लेकर के। अब बात करते हैं डिफेंस को लेकर के। एकदम से पैनिक सेलिंग देखने को मिली कल जैसे बजट स्पीच खत्म हुई, क्योंकि ये हुआ कि कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर जब दोबारा बजट स्पीच को पढ़ा गया तो नहीं, मतलब उसमें था जिक्र 10-15% का इजाफा जो है, 15% की बढ़त जो है डिफेंस के खर्च में की गई है। लेकिन उसके बाद आज थोड़ी सी रिकवरी है, हल्की रिकवरी है। लेकिन सर क्या करना चाहिए? शुरुआत में तो रिकवरी देखने को मिल रही थी, अब दोबारा थोड़ा सा ऊपर से फिसला है। बीएल पे आपकी राय, और ओवरऑल सेक्टर को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? जैसे कि अभी अंशुल जी का बिल्कुल नकारात्मक रुख है, क्या आपका भी उसी तरीके से रुख है, या आपको लगता है कि नहीं, इस क्षेत्र को अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, ऑलरेडी एक डिफेंस क्षेत्र एक ऐसा सेगमेंट है, ओवरऑल लोगों का फोकस यहाँ पे है ऑलरेडी। और इसमें से कुछ गिने चुने स्टॉक्स लाइक बीएल बहुत बार रिकमेंड किया। देखिए मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। एंड जिस तरीके का यहाँ पे एक गवर्नमेंट का भी फोकस पास्ट में भी रहा है और अभी भी है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा आपको सेलिंग प्रेशर करेंट जोन से देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओवरऑल देखेंगे लास्ट 2-3 सालों में बहुत बढ़िया चला है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, और आपको हायर वैल्यूएशन में लेना नहीं है, आपको थोड़ा नीचे आने के लिए वेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप फेयर वैल्यूएशंस में बाय करते हो, घबराने का कोई बात यहाँ पे है नहीं। अगेन आपको ओवरऑल स्टॉक सेक्टर आपको ऑल टाइम हाई पे भी मिलेंगे। सिचुएशन एनवायरनमेंट आजकल में उतना बढ़िया है नहीं, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट ही ओवरऑल स्टॉक्स एंड सेक्टर में दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है कि बीएल जैसे कि अभी 423-425 के आसपास का प्राइस है, एक बार वेट कीजिए। अगर फ्रेश बाइंग ऑलरेडी आपने किया है तो आप डेफिनेटली बने रहिए,
एक बार अगर कभी भी 400 के आसपास मिलता है तो यू शुड बाय, आपको बाय कर लेना चाहिए, आपको वेट ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली लास्ट 2-3 महीने में दो से आई थिंक 2 या तो 3 बार बीएल, एक बार 385 380 के अराउंड एक अच्छा खासा बेस बनाया, उसके बाद एक ऑल टाइम हाई लगा के फिर से थोड़ा अभी 423 के आसपास कारोबार हो रहा है। मुझे लगता है कि बीएल का टारगेट स्पेसिफिक 490, उसके बाद 540 550 के आसपास मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट आने वाला 2 से 3 क्वार्टर में। मैक्सिमम आपको 1 साल वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके पास जिस तरीके का ऑर्डर बुक है। एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक भी सेम, मुझे लगता है कि आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अगर रही बात बाय करने का, मैं बोलूंगा आज नहीं 1-2 हफ्ता और वेट करके जाइए। अगर थोड़ा करेक्शंस मिलता है, उस करेक्शंस के में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए रदर देन सेलिंग। सेल तो करने का सलाह नहीं रहेगा। ओवरऑल जिस तरीके से दुनिया भर में एक वार का माहौल है, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा डिफेंस स्टॉक्स नीचे आएंगे। चलिए, ये बात हो गई डिफेंस को लेकर के प्रदीप जी की तरफ से। तपन सर, आपका व्यू संक्षेप में क्या होगा अभी डिफेंस को लेकर के? कुछ बदला है बजट नहीं, के बाद? जी जी ऑफ कोर्स मैं तो बाय ऑन डिप्स रखूंगा ही, इवन एट दिस लेवल और इवन लोअर लेवल। देखो हम लोग डीप पकड़ नहीं पाएंगे, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। 5-10 साल में मेगा ट्रेंड है, 15% अगर गवर्नमेंट ने डाला है यानी इनको ऑर्डर्स मिलने वाले। ओनली थिंग इज कि इनका एग्जीक्यूशन और एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ रहा है। ऑर्डर बुक 4 गुना है ऑलमोस्ट सबका, तो आई थिंक धीरे धीरे एग्जीक्यूशन पे काम कर रहा है। कैपेसिटी सब मेजरली बीएल, एचएएल, जीआरएसी ये सब आगे बढ़ा रहे, मेजागॉन, तो वो उसमें भी काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1 साल में मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा और एग्जीक्यूशन भी इंप्रूव होगा। तो ये तो मेगा ट्रेंड है, आपको जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस लेवल पे। और इवन एट डिप्स आई थिंक स्टैगर मैनर में कहिए, आई थिंक आई एम ओके विद दिस सेक्टर। अच्छा, चलिए यहाँ पर अच्छा, ये हमारे दर्शकों के जो मतलब हरिओम माहेश्वरी जी की टिप्पणी आई है। सचिन तेंदुलकर, चोट लगा है पर मैं खेलेगा। विपुल सर, गला खराब है पर मैं बोलेगा। हेड्स ऑफ टू मास्टर ब्लास्टर विपुल सर। कहाँ कहाँ से टिप्पणियाँ लेकर के आते हैं गुरुदेव। हरिओम जी धन्यवाद धन्यवाद, मतलब क्या ही कहा जाए। अंबाला मैम, बीडीएल पे आपका व्यू और ओवरऑल डिफेंस को लेकर के, और आप चाहें तो लिस्ट भी जो अगर आपकी डिप पे कहाँ खरीदना है उसके आप फटाफट बताइए। 28 हो गए तो जी। ओके, यस, तो बीडीएल 1290 पे आ गया, मत खरीदो लेकिन, क्योंकि यहाँ से 10% टूटेगा। उस 10% टूटने के बाद लगभग आप 1100 के आसपास की इस रेंज में आप खरीदारी का व्यू आराम से रख सकते हैं। बट मत खरीदिए यहाँ पर, लगभग 1000-1100 तो कम से कम तक ये आएगा ही। तो वहां पर आप खरीदारी के बारे में सोचना चाहे तो बिल्कुल सोच लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आज ही जाएगा, 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन आ जाएगा। तो जितना हो सके, एक नंबर दे रही हूँ, जितना हो सके बीडीएल को 1000 के आसपास ही बाय करना। अब ये समझ लीजिए, जब 1000 बोला है तो यहाँ से कम जो हम बात कर रहे हैं 20% डिक्लाइन की कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट उसी प्राइस के आसपास आएगा, क्योंकि बजट में बढ़ा तो है बट उतना नहीं बढ़ा। तो वो एक चीज जरूर है जो प्राइस को डिस्काउंट करेगा अभी। तो फिलहाल 1000 के आसपास ही फ्रेश बाय, एवरेज भी उससे पहले नहीं। एवरेज भी उससे पहले नहीं। चलिए जी कुछ कहेंगे? एंड बात होते होते निफ्टी 24,680 आ गया। मैम ये तो मानना पड़ेगा, आज आपने इंट्राडे का टारगेट दिया था यहाँ पे, एक बार फिर से जरा निफ्टी लेकर के आ जाइए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खबर ये है कि बाजार, सोना चांदी और बाजार सब टूट रहा है। सोना चांदी और बाजार सब में इस समय बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 24,680 का लेवल बताया था कार्यक्रम शुरू होते ही अंबाला जी ने, और वो लेवल अभी टेस्ट हो गया है। जब ये लेवल की बात हुई थी तब मुझे लग नहीं रहा था कि तुरंत आज ही आज में हो जाएगा, लेकिन सोने चांदी में भारी गिरावट का भी सिलसिला जारी है। और अब यहाँ पर 9% का लोअर सर्किट सिल्वर में लग गया है। सिल्वर में 9% का लोअर सर्किट लग गया है। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, ये देखिए एमसेक्स पर जो चांदी की कीमत में 9% का सर्किट लग गया है। इसको हटा दीजिए, अपडेटेड प्राइस, हाँ 9% का लोअर सर्किट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर चांदी में 9% का लोअर सर्किट लगा है। बाजार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है हर तरफ, मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, सब जगह तबाही मची हुई है। प्रदीप सर, एक रिएक्शन जाते जाते आपका क्या रहेगा? मतलब जिस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, मेटल, क्रूड और ये अब जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट में भी बड़ी गिरावट। बिल्कुल जी, साथ में बिटकॉइन भी ऐड कर लीजिए। बिटकॉइन, यस यस यस, बिटकॉइन में बिल्कुल नीचे गिरा था। तो ऐसा ना बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है
क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, कमोडिटी सब एक साथ नीचे आ रहा है। देखिए गई भैंस पानी में बोलते हैं ना। प्रदीप जी, गई भैंस पानी में बोलते हैं ना, यहाँ पे तबेला पानी में है इस बार। ये मतलब ये बिल्कुल वो क्या है, मतलब वो डायलॉग था ना बाप का दादा का, तो मतलब गोल्ड का सिल्वर का सबका मतलब बैंड बजा हुआ है। इस बीच क्या कहेंगे तपन सर, सोना चांदी बाजार सब टूट रहा? देखिए, मेटल पे तो मैं ना ही बोलूंगा मत एंटर, लेकिन हमारे इक्विटीज के लिए आई थिंक हमने विस्तार में ऑलरेडी कल और आज बात कर चुके हैं। डीप में बाय कीजिए। देखिए, लॉन्ग टर्म में यही है कि इस लेवल पे आपको भाव मिल रहे हैं जो अच्छे खासे नीचे आ रहे हैं। आई थिंक ये एक्यूमुलेशन का जोन है लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। ये सब एक साल में आप देखिएगा बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। मेटल्स को निकाल दीजिएगा। अदर देन मेटल्स जो हमने सब सेक्टर जो कल फोकस में, आई थिंक यू कैन स्टार्ट बाइंग। इट्स अ गुड लेवल टू एंटर ऑनेस्टली। अरे प्रदीप जी, आपका बर्थडे है क्या? एक दर्शक लिख रहे हैं एलटी मेंबर्स करके, हैप्पी बर्थडे प्रदीप जी। है क्या बर्थडे जी। आपका? हाँ जी, हाँ जी। अरे बहुत बहुत तालियों के साथ भाई स्वागत किया जाए प्रदीप जी का। हमारी तरफ से जन्म दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप उत्तरोत्तर प्रगति करें सर। एक साल में जो आपके साथ सफ़र रहा बड़ा शानदार रहा, दर्शकों ने काफ़ी एंजॉय किया। आप ऐसे ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करें, परिवार में प्रसन्नता रहे आपके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता नहीं था, वरना कार्यक्रम की शुरुआत ही उससे करते। जी कमिटमेंट दे रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? बर्थडे के दिन भी कमिटमेंट से यहाँ आए। ये सर मतलब वो इनका है शुरू से ही सर, वो एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। चलिए अम्बाला मैम। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बाला मैम, क्या कहेंगे इस गिरावट पे? लास्ट कमेंट आपका। इस गिरावट में रिलायंस खरीद लो। अब रिलायंस मैंने भेजा भी है। वैसे रिलायंस एंड कोटक बैंक में हम लोग लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं करंट प्राइसेस पर। आपको ऑप्शंस प्ले करना आता है तो ऑप्शंस भी ट्रेड करंट कर सकते हैं आप। तो दो चीजें हैं जो इस गिरावट में आप खरीद सकते हैं, रिलायंस एंड कोटक बैंक। रही बात कि डरना है क्या, देखिए कल एक स्टेटमेंट दिया था, वापस उसी को फाइनल और सिंपल वर्ड्स में बोल रही हूँ। 200 दिन का मूविंग एवरेज जब टूटा तो दो ही इंस्टेंसेस ऐसे हुए जहां पर अप टू 40% तक की गिरावट आई थी, 2008 में और कोविड के टाइम पर। अदरवाइज 200 दिन के मूविंग एवरेज से 8 से 20% तक का ही डिक्लाइन हुआ है। एंड जब आज हम बात करें तो 4% ऑलरेडी वहां से गिर चुका है। तो जितना हो सके थोड़ा सा और डिपा आ जाए तो खरीदने की हिम्मत करो। और उसमें क्योंकि आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स के हैवी वेट्स खरीदना, ताकि जब वो मूवमेंट हो वो आपको मिल जाए। दैट्स ऑल। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं विपुल जी, जो हमने अपने मेंबर्स के साथ भी सिमिलर व्यू रखा है उनके साथ। तो ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ नहीं है। जाते जाते एक फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड लिखा है ताकि लोग समझे, कि कई बार शायरी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। हर गिरावट डिसास्टर नहीं होती, हर गिरावट डिसास्टर नहीं होती, हर उछाल मौका नहीं होता। जो पेशेंस को स्ट्रेटेजी समझे वो मार्केट से कभी नाराज नहीं होता। सो नाराज मत हो आप मार्केट से, टाइम है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कार्यक्रम में कैसे लिखने का समय निकाल लेती हैं आप, वाह। इमोशंस हैं, इमोशंस हमारे भी है मार्केट में, ऐसा तो नहीं है। बहुत शानदार। प्रदीप सर, आपका डिस्क्लोजर रह गया शायद। जी जी। और बहुत सारे दर्शकों की सर टिप्पणी आ रही है, आपको विश कर रहे हैं लगातार। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब मुझे लेट पता, थोड़ा लेट चला। तो चलिए सभी लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से तो है ही है, और बाकी दर्शकों की तरफ से एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हैप्पी बर्थडे प्रदीप जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच विपुल जी, मैम, सर, आपको एंड जितने भी हमारे चाहने वाले व्यूअर्स है, सबको बस एक ही चीज है, ब्लेसिंग देते रहिए। बस एक ही चीज चाहिए आप लोगों से, ब्लेसिंग। क्योंकि बड़े लोगों से ब्लेसिंग मिलेगा तो जिंदगी में और ये सफर मजबूत हो पाएगा। एंड जितने भी स्टॉक्स को लेके सर बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन है नहीं। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। ऐसा ही कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विपुल जी। तपन सर, आपका डिस्क्लोजर। जो भी आज जो स्टॉक डिस्कस हुए, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के स्मॉल केस और पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। एंड प्रदीप जी, अगेन हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग विपुल जी।